तो हमारे पास लास्ट टाइम तक हाइब्रिड सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस हो चुका था कि हम अगर बोथ ऑन प्रेमिसेस एंड ऑनलाइन की सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो किस तरीके से हमारे दोनों पोर्टल्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कुछ यूजर हमने लोकल भी बना के लॉगिन करके देखे थे जिनका काम हमारे ऑन प्रेमिसेस सिस्टम्स के ऊपर काम करना है कि ऑन प्रेमिसेस कैसे लॉगिन होते हैं और काम करते हैं। अब हमने इसी के साथ चलना है क्लाउड के लिए। तो क्लाउड के ऊपर हमारा पोर्टल था portal.azure.com। यूजर नेम था हमारा क्लास या क्लास एट threads99.com। क्या था पासवर्ड? फॉरवर्ड एट 123। अब इस पोर्टल के ऊपर मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विसेज यूज करना चाहूंगा तो मुझे बेस बहुत सारी चीजों की पहले से बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे पहले ही पता होना चाहिए। बाद में मैं जब इसके ऊपर आऊंगा तो इसकी सर्विसेज को यूज करेंगे हम, तो पहले क्या पता होना चाहिए और क्या एक्सेस होनी चाहिए। जैसे ही मैं इस portal.azure.com पे आया हूं तो कहता है वेलकम टू एज्योर, यू डू नॉट हैव अ सब्सक्रिप्शन। आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको जो सब्सक्रिप्शन की टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तो हम सब्सक्रिप्शन की जो टाइप्स ले सकते हैं वो तीन है हमारे पास। प्रीपेड, जिसे पे एज यू गो के जितना उनकी सर्विसेज की यूटिलाइजेशन का काम होगा उतना। हमने एज्योर का पोर्टल लेने के लिए सिर्फ पहली चीज क्या, ईमेल एड्रेस। पहली चीज क्या यूज की, ईमेल एड्रेस। बस सिर्फ एक ईमेल एड्रेस लिया। उस ईमेल एड्रेस के एवज हमें पोर्टल के ऊपर ये एक्सेस मिल गई है कि बस हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं पोर्टल को। बट इस पोर्टल में किसी भी और सर्विस में जाना है तो सेकंड थिंग हमें क्या चाहिए, ईमेल सब्सक्रिप्शन। पहली है प्रीपेड, दूसरी है पोस्टपेड जिसके अंदर हम पैकेजेस यूज कर सकते हैं जिसकी के एक सर्टेन अमाउंट हमारी तरफ से हमारे अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगी। और जैसी कुछ सर्विस यूज करेंगे, कितनी सर्विसेज हैं 250 प्लस, जब कोई सर्विस यूज करेंगे तब चार्ज किया जाएगा, यूज किए बगैर चार्ज नहीं किया जाएगा। कोई सर्विस यूज नहीं किएगा करेंगे तो चार्जेस नहीं होंगे। जैसे कोई सर्विस यूज करेंगे तब हमें पे करना होगा, प्रीपेड में भी और पोस्टपेड में भी। और उसके बाद आती है ट्रायल, जिसे हम लर्निंग कह सकते हैं। फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए वो है ट्रेनर्स के लिए, दूसरा है ट्रेनीज के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। ट्रेनर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ पोर्टल्स बनाए हुए हैं जिनमें सिर्फ ट्रेनर की एक्सेस है। लाइक अगर मैं ऑफिशियल अवेलेबल है अपने लिए हैं, या अगर मैं आपको सिर्फ वंस परफॉर्म करके दिखाना चाहूँ तो है लैब्स। लेकिन अगर मैंने आपकी अपनी एक्सेस देनी है, आप भी उसमें लैब करें,
तो फिर या तो यही है कि मैं अपने यूजर नेम पासवर्ड आपके साथ शेयर करूंगा, और या फिर मैं अकाउंट आपको कोई ऐसा बनाऊंगा जिसकी एक्सेस आपके पास भी रहे। ये जो लैब्स हैं, ये लैब्स जो पोर्टल्स अवेलेबल हैं वो पोर्टल हैं, मैं आपको कुछ के नाम भी बता देता हूँ, लेकिन उसकी एक्सेस जो है वो हमारे पास तो लिमिटेड है कि हम खुद यूज कर सकते हैं। लिमिटेड का मतलब है कि हमारे किसी ऐसे अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है जो अकाउंट भी शेयरेबल नहीं है और जिसके ऊपर हमारी सर्विसेज भी हमारे लिए है सिर्फ। और इसके लिए जो पोर्टल्स कुछ माइक्रोसॉफ्ट के बने बनाए यूज हो रहे हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट गिटहब लैब्स के। ये मैं बीइंग अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, हमें उसकी एक्सेस मिली हुई है। हमारे उस ईमेल के ऊपर जो ईमेल हमारा एसोसिएट विद माइक्रोसॉफ्ट है, जिस पे हम उनके ऑफिशियल पार्टनर भी हैं, ट्रेनर भी हैं। अब डेफिनेटली उसके साथ हमारी एसोसिएशंस और बहुत सारे अकाउंट्स की हैं, दैट्स वाई वो हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, यानी उन यूजर्स की एक्सेस किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हम ट्रेनर हैं तो माइक्रोसॉफ्ट हमें सेकंड थिंग प्रोवाइड करता है, दैट इज वाउचर, ट्रेनिंग वाउचर फॉर लैब। ट्रेनर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है लैब वाउचर, जो कि एक सर्टन अमाउंट के अंदर हमें पोर्टल की एक्सेस दे देता है कि आप पोर्टल के ऊपर आए और आके लर्निंग का कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो कर लें। हाँ, ये वाउचर मैं एक ऐसे कॉमन ईमेल के ऊपर कनेक्ट करके आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जिसकी अगर आप लैब करना चाहें तो आप बासानी उसके ऊपर लैब कर सकते हैं, यानी आपको उसके लिए कोई सेपरेट अपना कोई एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। फिर जिस पोर्टल पे मैं जिस यूजर पे मैं काम कर रहा हूँ, यही यूजर मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा फॉर लैब पर्पज। करते आ रहे हैं कि ऑफिस के भी शेयर्ड है, ताकि कोई भी इस पे लैब करना चाह रहे हैं तो कर लें। और सेकंड जो है वो है ट्रेनीज के लिए। अगर आप लोग खुद से इसकी अकाउंट की एक्सेस लेना चाह रहे हैं तो ट्रेनीज का पहला है फॉर एवरीवन एनी टाइम। आप कोई भी हिसाब ले सकते हैं, 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। आपको इसके अंदर जो अमाउंट मिलेगी $200 मिलेगी, इंसेंटिव जो मिलेगा वो $200 होगा। बट ये डॉलर्स आप निकल पे यूज होंगे किसी भी सर्विस की मद में, कि आप कोई सर्विस लें, वो सर्विस यूज होगी, आपकी चार्जेस वहां से उसमें से चार्ज हो जाएंगे। इसकी एक्सेस लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड टाइप कोई भी चाहिए, जो आप इसके साथ एसोसिएट करेंगे, जिससे आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, अकाउंट के साथ एसोसिएट करके वेरीफाई किया जाएगा यू आर एक्चुअल यूजर, और आपकी 12 महीने की एक्सेस आपको कितने दे रही है, $200। आप कि मैं तो 12 महीने के लिए अमाउंट मिली है तो आप 12 महीने पूरा यूज करते रहे, तो साथ में अमाउंट भी, टाइम भी और अमाउंट भी है। आपने अमाउंट 2 दिन में कंज्यूम कर ली तो भी आपको चार्जेस कार्ड से पे करने पड़ेंगे फिर। इसलिए दोनों चीजें मैनेज करनी खुद है, कि अकाउंट कितना यूज हो गया और टाइम कितना यूज हो गया। दोनों चीजों को जब हम मैनेज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी देर के बाद वो कार्ड डिस्कनेक्ट करना है, ताकि हमें उसका चार्ज ना कर ले एज यू। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट अकाउंट। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ऑफिस 365 की कोई भी आपकी ईमेल है तो उसके साथ तो आपको ऑफिस का अकाउंट वैसे फ्री मिल जाता है एज एन एंड यूजर। एप्स मिल गई आप यूज कर रहे हैं, नॉट एज एन एडमिन, यू आर एंड यूजर एंड यू कैन हैव एक्सेस ऑल द एप्स फ्रॉम ऑफिस 365। एज योर की एज एन स्टूडेंट एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको वेरीफाई करना होगा अपना यूनिवर्सिटी का ईमेल, उस पर एक वेरीफाइड लिंक जाएगा, वेरीफाई करेंगे, सेम 12 महीने के लिए $200 आपको इंसेंटिव मिलेगा। उसमें आपका कोई कार्ड कनेक्टेड नहीं है, आप सर्विसेज यूज करते रहे, जब पैसे खत्म बंद, जब तो सारे काम जो है वो इसके ऊपर चल रहे हैं अभी फिलहाल।
ट्रेनर अकाउंट पे, जिसमें मैं दोनों यूज कर लिया करूंगा, कभी मैं अपना ऑफिशियल और कभी फिर मैं जो आपके लिए भी ऐड कर रहा हूँ वाउचर कोड के आपको भी उसकी एक्सेस दूंगा, ताकि आप भी उसके ऊपर लैब करना चाहें तो कर लें, एक्सेसेस देखना चाहें। ये सिर्फ उस टास्क के लिए हमने ऐड करने हैं जो हमने परफॉर्म करके देखने हैं। लेकिन अगर खाली पोर्टल पे आना है तो देखिए, मैं इस खाली ईमेल एड्रेस को ही लॉगिन करके पोर्टल पे आ गया हूँ, जिसमें लर्निंग का मेरा सारा काम इसी के ऊपर हो जाएगा, वट एवर माई फील्ड इज, वट एवर माई ट्रैक इज। लेकिन मैं उस ट्रैक की हर चीज की एक्सेस देख सकता हूँ, यहाँ से हर चीज की एक्सेस मेरे पास है। कैटेगरीज आप चूज कर लें और स्क्रॉल करते जाएं, और जिस चीज के ऊपर आप आना चाह रहे हैं, जिस चीज के ऊपर आप जाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ उसके ऊपर माउस लेके आएंगे, और माउस लाने के बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शंस डिटेल देख सकते हैं। तकरीबन 100% जितने भी टैब्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन तमाम की जो एक्सेसेस हैं वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए अवेलेबल है। लर्निंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी है और वीडियोस भी हैं और लैब सॉल्यूशंस भी। ये चीजें इसके अंदर विदाउट सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 3 चीजें सामने आई हैं, एक ईमेल अकाउंट चाहिए, मस्ट है, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन चाहिए। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये नहीं कि 250 सर्विसेज हमारी होगी जो मर्जी बना लें, नो। सब्सक्रिप्शन का मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास पोर्टल की एक्सेस एक्टिव हुई है, अब आप जो चीज यूज करेंगे उसके चार्जेस आपको बस पे करने होंगे, जितना यूज करेंगे उतना पे करना होगा। तो यहां पे हम जब बात करेंगे कि मेरे पास ईमेल अकाउंट एक है, तो मैं इस एक ईमेल अकाउंट के ऊपर जितनी मर्जी सर्विसेज यूज करना चाहूं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहली ऑप्शन ईमेल रिकॉर्ड है, in a single email address we can add multiple subscriptions। यानी मैंने एक ईमेल लगाया thisthreads99.com, इसके अंदर मैं वाउचर कोड भी ऐड कर सकता हूं जो कि मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसके अंदर पे एज यू गो भी ऐड कर सकता हूं, सेम टाइम पे 2 सब्सक्रिप्शंस आ जाएंगी। और इसके अंदर ही मैं पैकेज वाली भी एक ऐड कर सकता हूं, वंस 3 टाइप की सब्सक्रिप्शंस मैं रख सकता हूं। बट अगर 3 टाइप में मैं कहूं कि मैंने 2 पे एज यू गो रखनी है तो नहीं करने देगा। पे एज यू गो कितनी ऐड होंगी एक सब्सक्रिप्शन में? एक, ओनली 1। पोस्टपेड कितनी होंगी? ओनली 1। वाउचर कोड कितने ऐड किए जा सकते हैं? अनलिमिटेड। वाउचर कोड की ऑप्शन अनलिमिटेड की है कि आप एक वक्त में एक से एक सब इसकी ईमेल के अंदर क्या यूज करेंगे? 1 प्रीपेड, 1 पोस्टपेड, अनलिमिटेड वाउचर्स। बट स्टूडेंट अकाउंट मैंने कहा वो भी है, जिसमें आप कार्ड अटैच कर सकते हैं और या फिर आप ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप वो भी करेंगे तो वो भी कितनी होंगी? सिर्फ एक ईमेल पे एक। सब्सक्रिप्शन टाइम खत्म, अकाउंट डिसेबल, उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो आपको उसके बाद फिर नया ईमेल लगाना होगा। ये वो चीजें हैं जो हमें अभी टेस्टिंग फेज में भी जरूरत है, और जब इन्वायरमेंट में चलेंगी तो डेफिनेटली इनकी जरूरत पड़ती है। मैंने ट्रायल के लिए एक वाउचर ऐड किया, एक वर्चुअल मशीन बनाई, उसके ऊपर अपना सर्वर इंस्टॉल किया, सर्वर के ऊपर डेटाबेस बना के तमाम यूजर्स का डेटा वहां रखवाना शुरू कर दिया। मुझे पता चला था कि मेरी सब्सक्रिप्शन $100 है और मुझे 1 महीने की एक्सेस है। मैंने उसके ऊपर जो मशीन बनाई है, उस मशीन के चार्जेस जो मुझे मिल रहे हैं, जो मैं उसके यूज कर सकता हूँ, कंज्यूम कर सकता हूँ, वो मुझे उसमें ऐसे है कि $80 पर मंथ पड़ रहे हैं। इसका मतलब मुझे महीने के $80 पड़े। मेरी इस सब्सक्रिप्शन में 100 थे, 20 फिर बच गए। मैंने पूरे 30 दिन यूज करनी है वीएम, तो कितने पैसे लगेंगे? $80। अब मैंने काम करना शुरू किया, सब यूजर उसके फेमिलियर हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, और अब टाइम आ गया, 29 डेज खत्म हो गए, $20 भी पड़े हैं।
लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यूजर बड़ा अच्छा फेमिलियर हो गया, यूजर ने ये सर्विस कंटिन्यू करनी है, तो मैं इसी सब्सक्रिप्शन को पेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो हमारी सब्सक्रिप्शन इस तरह की ट्रायल ली गई है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पेड के अंदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो चल रहा है वो चलता हुआ आपका अगले स्टेप में भी मूव हो जाएगा। अब के बाद आपको वही $80 पर मंथ फिर खुद से पे करना होगा और आपकी सर्विसेज एज इट इज चल जाएंगी। बट अगर डिसेबल हो गई, आपका अकाउंट बैलेंस $20 पड़ा है लेकिन टाइम कितना रह गया, 30 डेज खत्म हो गए, टाइम खत्म हो गया, अब आपका अकाउंट डिसेबल हो गया, सब्सक्रिप्शन डिसेबल हो गई है। अकाउंट तो ईमेल है वो तो चल रहा है, सब्सक्रिप्शन डिसेबल हो गई है। आपने प्लान किया मैं एक और $100 ऐड कर लेता हूं, वो ऐड हो जाएगा, वाउचर में ऐड हो जाएगा, लेकिन पहले वाले को डिसेबल्ड ही रखेगा, उसको नहीं छेड़ेगा, आपका नया वाउचर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब आपकी पहले वाली सारी चीजें बंद, नया काम स्टार्ट हो गया। और अगर आपने सोच लिया कि शायद ऐसे करते हैं कि $20 पहले वाले के पड़े हैं, एक दिन पड़ा, 29वां दिन है आज, तो आज नया $100 ऐड कर लें, तो वो भी उसके अंदर ऐड नहीं होगा, वो अलग एक नया सब्सक्रिप्शन अकाउंट कंसीडर हो जाएगा, उसकी सब्सक्रिप्शन अलग हो जाएगी, एग्जिस्टिंग $120 नहीं होगी। ये वो चीजें हैं जो हम नॉर्मली नहीं सोचते, काम करने बैठते तो अपने फिर अंदाजा लगा रहे होते, ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा। यानी वो अक्सर ऐसे ही सोचते हैं ना कि आज रात को पैकेज खत्म होने वाला नेट का और 2000 MB पड़े हैं तो नया पैकेज कर लो, वो अगले महीने में ऐड हो जाएंगे, वो भी जाते हैं कुछ के, कुछ पैकेजेस हैं जिनके हो जाते हैं, कुछ के नहीं भी होते। तो यहां नहीं होगा वो काम। आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म हुई, 10 दिन 15 दिन डेटा पड़ा रहेगा, आपने वाउचर कोड ऐड किया, उस पे डेटाबेस बनाई, उस पे वीएम बनाई, उसके ऊपर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, सब कुछ किया, चल रहा है। 30 दिन के बाद डिसेबल होने के बाद 30 दिन रहेगी, सारी डेटाबेस रहेगी। अगर 30 डेज के अंदर आपका प्लान बन गया दोबारा से कि मैं इसे पेड में कन्वर्ट कर लूं, तो आप वो डिसेबल हो गई सब्सक्रिप्शन, एक्सेस नहीं हो रही, वीएम डिलीट नहीं हो रही, वीएम काम नहीं कर रही, उसका डेटा कॉपी नहीं हो रहा, देन आप ये प्लान करते हैं कि 30वें दिन, अगले 30वें दिन, पहले 30 दिन में तो वो यूज की, अब 30 दिन हो गए डिसेबल हुए हुए सब्सक्रिप्शन को। अब अगर आपका 30वें दिन तक प्लान बन गया दोबारा उसे कंटिन्यू करने का, तो भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर वो डेटा आपको वापस मिलेगा। और अगर आपने 30 दिन में नहीं किया रिट्रीव, फिर भी आपको एक गोल्डन चांस मिल जाता है कि आपका 45वें दिन प्लान बना, 30 दिन टाइम यूज किया, 30 दिन एक्स्ट्रा उन्होंने आपके लिए सेविंग रखा आपका डेटा, अभी भी आपने यूज नहीं किया, अगले 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको डेटा दोबारा फिर मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं की, उसके बाद वापसी का कोई चांस नहीं, उसके बाद जो था वो सब क्या कर देंगे, वो अपने आप से डिलीट कर देंगे, फिर वो हमें वापस नहीं मिलेगा। अब भले हम पेड हैं, भले हम अनपेड है। क्या पेड का मतलब हुआ, मैंने जिस बैंक की इंफॉर्मेशन ऐड की, बैंक का कार्ड ब्लॉक करा दिया, पेमेंट जाना बंद हो गई, महीना सर्विसेज यूज हुई, अगले महीने पेमेंट नहीं हुई, अकाउंट क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अब वो डिसेबल्ड रहे कि उसका डेटा कितनी देर रहेगा, जो पिछली पॉलिसी है वो सेम एज इट इज है, 30 दिन डेटा रहेगा, आप दोबारा पे करें खुद ही इनेबल हो जाएगा, रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। आफ्टर 45 डेज आपका डेटा वापस नहीं आएगा, 45 डेज 30 to 45 के दरमियान रिक्वेस्ट की जाएगी, वापस इनेबल कर दिया जाएगा, आफ्टर दैट खत्म। पॉइंट समझ आ गए। और ये एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या एडमिन ने तो इनवाइस जनरेट की, एचआर को भेज दी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में चली गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट छुट्टी पे था, पेमेंट नहीं हुई, अज़ूर की सर्विसेज बंद हो गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, मैक्सिमम लेट पेमेंट कर देगा, करने के बाद एक्टिव सर्विसेज हम नहीं करनी है, एडमिन का काम, एडमिन नहीं करनी है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो सर्विसेज को यूटिलाइज करे। तो अगर हमारे पास एक सर्विस चल रही है जो अमाउंट वाली है, $100 ट्रायल वाली है, और बैलेंस खत्म हो गया 10 दिन के अंदर अंदर, आपकी सर्विस जरूरी है, आप अगले 30 दिन के अंदर उसको किस में ला सकते हैं, पेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करें, वही सर्विसेज कंटिन्यू करें, एज इट इज आपकी चलना शुरू हो जाएगी।
और ट्रायल में क्या होगा, व्हाट इफ वी आर वर्किंग ऑन एज़्योर प्लेटफॉर्म, तो चलती हुई सब्सक्रिप्शन के ऊपर, एक्टिव डिसेबल होने के बाद नहीं, चलती हुई के ऊपर ऑप्शन है। मैंने एक वाउचर ऐड किया, $100 अमाउंट मिली, 29 दिन यूज हुए, $20 पड़े हैं, और मुझे पता है कल सब्सक्रिप्शन क्या हो जानी है, खत्म हो जानी है। मैंने आज एक नया वाउचर ऐड किया जो सब्सक्रिप्शन क्या कंसीडर हुआ, 2, सब्सक्रिप्शन 2 हो गई। अब मैंने क्या किया, पहले वाला सारा रिसोर्स मूव करके 2 पे शिफ्ट कर दिया, चलती वीएम, उसका नेटवर्क, उसकी डेटाबेस, सारा कुछ कहां ले आया मैं, सब्सक्रिप्शन 2 में। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है अगले 30 दिन मेरी एक्सटेंशन होगी, $100 ऐड होगी, तो मैं चलती हुई मूव करके ले आया हूं डिसेबल होने से पहले। तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। ये बातें आपको किसी पोर्टल पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी फोरम पे नहीं मिलेंगी। वहां पे एक क्लियर पॉलिसी लिखी हुई है, इतनी देर का यूज और बस खत्म। ये वो टेक्स्ट हैं जो दरमियान के रास्ते हैं, जो हमने फिर खुद निकाले होते हैं, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना ऐसी बात। तो सब्सक्रिप्शन ले ली, जो कि अभी हम लेते भी हैं। लेने के बाद हमने काम शुरू करना है, तो हमें क्या क्या रिसोर्सेज मिलेंगे, क्या क्या पता होना चाहिए, और क्या क्या हमारी एक्सेस में आएगा। तो हम सारों की बात करते हैं। अली अली ने मैसेज किया कि एज्योर की ईमेल नहीं आई। बस जिनको अभी तक नहीं आई उनको आनी भी नहीं है। खैर है, 1500 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है यार, ये कौन सा कोई फर्क पड़ जाएगा आपको इससे। हाँ जी, मैंने लास्ट क्लास में 1 बाय 1 नाम बोले थे, कोई मिस नहीं किया था। जिनके नहीं हुए मैंने सबके नाम बोले थे, तो अगर उन्होंने अपने अकाउंट ठीक कर लिए तो मुझे मैसेज कर दें, हल यही है। फिर भी मुझे मैसेज कर दें, स्क्रीनशॉट के साथ कर दें कि ये स्क्रीनशॉट है। सर कल और आज तो मैंने देखे नहीं है, क्योंकि कल और आज हमारी, आपको बताया होगा कि मसरूफियात रही हैं, तो आज तो हम बगैर किसी गुनाह के जेल में कैद होके वापस आए हैं। तो सर उधर तो ना फोन चल रहे थे सारा दिन, ना पानी मिला हमें, ना खाना मिला, ना बस आखिर पे एक सर्टिफिकेट अच्छा मिला, वो लेके हम वापस आ गए, और आके खूब नींद पूरी करके आपके पास पहुंचा हूँ। अभी शाम को देखूंगा क्या क्या हिसाब किताब है। बहुत मैसेजेस पेंडिंग, व्हाट्सएप के बहुत मैसेजेस पेंडिंग। पेड बंदे 2 रखे थे मैंने मैसेजेस पढ़ने वाले, तो वो पढ़ के अपने मतलब के मैसेज अपने पास फॉरवर्ड कर लेते थे, बाकी सारे डिलीट कर देते। सर वो भी कहानी मैंने चीज कर दी, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो आखिरी 28 सितंबर से पहले हर किसी को कुंडी खड़का खड़का के पूछूंगा कोई रह तो नहीं गया। जो पेपर वाला रह गया होगा कराना हमारी जिम्मेदारी, 28 तक इंशाल्लाह करा के जाएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिनके नहीं हो रहे वो खुद भी थोड़ा सा एक्टिव होके पूछ लें कि सर वो मेरा अगर कोई मामला है तो मुझे बता दें, ताकि हो सकता है कि इतनी लंबी लिस्ट है किसी का नाम हमारे पास स्किप भी हो, तो वो फिर खुद कांटेक्ट कर ले। लेकिन अगर नहीं है तो मैंने आपको लिस्ट दी थी, बल्कि मैं आज एक काम करता हूँ, उस दिन भी मैंने ग्रुप में शेयर करनी थी लेकिन वो डिफरेंट नाम थे, तो मैं सोच रहा था कि सबके कैसे शेयर कर दूं ईमेल पासवर्ड। तो वो फिर हमारे अहमद साहब जो हैं इंतहाई सीनियर, आपको पता ही है इस चीज के एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उन्होंने कहा आप सिर्फ नाम शेयर करें, ईमेल ना शेयर करें, नाम शेयर करें, फिर वो आपसे कांटेक्ट करें। तो मैंने कहा हाँ ये भी कुछ बेहतर है कि मैं इंस्टेड ऑफ के ईमेल पासवर्ड शेयर करके कहूँ कि ये मसले हैं, ये लिस्ट पे सिर्फ नाम कॉपी करके आज भेज देता हूँ कि इनके मसले हैं, वो सिर्फ रिजॉल्व करवा लें। जी जी बिल्कुल, 28,000 का होगा जी, ओनली 28,000। सब कहानियां 28 को खत्म, 28 को आखिरी जनाजा रात 11:59 पे होगा, उसके बाद सब खत्म जी, उससे पहले पहले। अच्छा जी, तो अब अगर हमने सब्सक्रिप्शन ले ली और क्या एक्सेस होनी चाहिए वो हमें पता क्या होना चाहिए। नंबर 1, 3 टाइप्स में मुझे क्या जरूरत होती है। पहली प्रीपेड है, मैं एज एन वेंडर काम कर रहा हूं मार्केट में,
मैंने लोगों को सर्विसेज लेके दी हैं Azure से कि ये वाली सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी को चाहिए मुझसे ले ले। मुझे किसी ने कांटेक्ट किया कि मुझे वेबसाइट होस्ट करानी है, मैं कहता हूँ होस्टिंग मैंने ली है, मैं उसी पे आके आपकी वेबसाइट होस्ट कर देता हूँ। मैंने अपना एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया, उसके ऊपर मैंने लाइव वेब सर्विसेज चला दी हैं कि मैं वहां पे वेबसाइट होस्ट करूंगा, सबकी वेबसाइट की एक्सेस हो जाएगी। ऐसे जैसे GoDaddy कर रहा है, ऐसे जैसे ETC कर रहे हैं कि ये सारे पीछे एक होस्टिंग सर्वर लेते हैं और आगे सबको सर्विसेज दे रहे हैं। खर्चा एक से पूरा हो जाता है, बाकी सारी बचत, प्रॉफिट। यस, इट्स कॉल्ड बिजनेस। ये आप कर सकते हैं। अब अगर मुझे नहीं पता मेरा कितना क्लाइंट होगा तो मैं किसी फिक्स अमाउंट पे नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे तो रोज क्लाइंट नहीं आके कह सकता जी मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। सब्सक्रिप्शन यूज करूंगा पे एज यू को, कि जो सर्विस यूज करूंगा उसको उतना पे कर देंगे और हमारा काम चलता रहेगा। टाइप 2 हमने बात की थी पोस्टपेड, जिसमें मैं अपना पर्सनल सेटअप चला रहा हूं, जिसमें मुझे पता है मेरी एक वेबसाइट चल रही है, मुझे पता है मेरे यूजर के लिए एक स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है, मुझे पता है कि मेरी 2 या 4 उसके ऊपर वीडियो कंटेंट बने हुए हैं, वीडियोस चल रही हैं, और एक आध VM के ऊपर मेरा कोई सर्वर चल रहा है। बस ये 3-4 सर्विसेज है और मुझे उनकी मंथली कॉस्ट सबकी मिला के एक Muted. डिसेबल हो जाएंगी। कब तक? जब तक अब अगला साइकिल नहीं शुरू होता दोबारा नया। पैकेज नहीं करते इंटरनेट का, ये कॉल का पैकेज खत्म होना है कल और MBs खत्म हो गए आज, तो इसका मतलब है आज और कल के दरमियान हमारा नेट नहीं चलेगा। जैसे ही कल पैकेज रिन्यू होगा नेट दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस हमारे पास होगा। ये हम तब यूज करते हैं जब एक फिक्स लिमिट के अंदर काम कर रहे हैं। आफ्टर दैट आखिरी आता ट्रायल, व्हाट इफ वी आर इन लर्निंग फेज लाइक दिस। अब हमें डेफिनेटली जो सर्विसेज यूज करनी है वो क्या करनी होंगी, ना तो फिक्स अमाउंट के अंदर जाके लेनी होगी और ना ही कार्ड ऐड करना होगा। गलती से कोई VM बनाए, क्लास का टाइम खत्म हो गया, हम निकलने लगे, VM चलती रह गई, कल आके पता चला $500-700 वैसे कट गया, जिसका कोई फायदा नहीं। इसकी एग्जांपल आप बखूबी जानते हैं। इंटरनेट का पैकेज करें 25 रुपए में 1 हफ्ते का होता है, और 1 मिनट बगैर पैकेज के नेट यूज करें तो 25 रुपए क्या ऐसे गिरते हैं पैसे। 1 MB का 250 चार्ज हो गया। हुआ ऐसे कभी? तो उस MB की अमाउंट तेजी से चार्ज होती है, पैकेज वाले MB फिर कम चार्ज होते हैं, लेकिन नेट का फर्क होता है। उसमें नेट बड़ा परफेक्ट चलता है, इसके MB डायरेक्ट पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो जो पैकेज वाला होता है उसके MB बड़े स्लो ही चलते हैं। तो हमारी टाइप्स 3 की ये बात के मैंने कब कौन सी सब्सक्रिप्शन लेनी है ये हम इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अब अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ले ली है और मैं उसके ऊपर सर्विसेज चला रहा हूं, तो पहली टाइप क्या पता होनी चाहिए मुझे, सब्सक्रिप्शन। उसके फौरन बाद मुझे पता होना चाहिए रीजन वेयर आई वांट टू डिप्लॉय आर रिसोर्स, वटएवर मैं जो भी ले रहा हूं 250 में से, वो कहां मैंने डिप्लॉय करवाना है। रीजन्स के अंदर 2 डिफरेंट चीजें मिलती हैं हमें। नंबर 1 कॉस्ट का डिफरेंस होता है, नंबर 2 सर्विसेज का डिफरेंस होता है। कॉस्ट, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे हम सर्विस लें तो वहां पे कम आती है, लेकिन सर्विस भी बस नॉर्मल होती है। बट कुछ ऐसे हैं जहां पे कॉस्ट माइनर एक्सटेंडेड होती है, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी मिल जाती है हमें वहां पे। और रीजन्स डिसाइड करने का सेकंड पर्पस हमारा होता है लोकेशन। मे बी मेरा साइट ऑफिस, मेरा ज्यादातर क्लाइंट, मेरा ज्यादातर बिजनेस एक स्पेसिफिक रीजन में काम कर रहा है, तो मैं कहता हूं मेरा डेटा सेंटर जो मुझे अज्योर का मिले वो भी उसी रीजन में मिल जाए, तो मेरी सर्विसेज एफिशिएंट उनके लिए एक्सेसिबल होंगी। तो हम रीजन का प्लानिंग 2 पर्पसेस के लिए चूज कर लेते हैं। कितने रीजन्स हैं पूरे टोटल? रीजन्स हैं
54 डेटा सेंटर थे, 9 मिलियन जो मैंने आपको लास्ट बताया था, वो पानी के अंदर जो सर्वर लगे हुए थे, वो 9 मिलियन प्लस है। 9 मिलियन से बहुत ज्यादा हो गए हैं। 9 मिलियन भी 6 महीने पहले का काउंट था, अब उससे भी ज्यादा हो गए। और वो है लोकेटेड कहां पे? दैट इज कॉल्ड रीजन। रीजन इज पाकिस्तान, और डाटा सेंटर पाकिस्तान के हर शहर में है। तो अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में कितने शहर है, तो डेफिनेटली तो इस तरह एक रीजन के अंदर कितने डाटा सेंटर हो जाएंगे। तो हमें रीजन का पता हो कि कौन सा रीजन चूज करना है। रीजन के बाद सेकंड थिंग पे हम चलते हैं, दैट इज रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप क्या है? रिसोर्स ग्रुप है, अगर मैंने वेंडर के तौर पे मार्केट में काम करना है तो मैं हर वेंडर के नाम का एक फोल्डर बना दूंगा, जिसका फायदा मुझे ये होगा कि मैंने एक कंपनी के लिए 10 सर्विसेज दी हैं, उन कंपनीज का एक फोल्डर बना के सारों को उधर ही ऐड किया है, ताकि सिर्फ उस कंपनी के नेम पे क्लिक करूं, मुझे पता लग जाए मैंने इस कंपनी को क्या क्या सर्विसेज दी है। डेफिनेटली एज्योर का पोर्टल मेरे एक सिंगल ईमेल अकाउंट के ऊपर है। मैंने 4 कंपनियों को सर्विस दी और 4 कंपनियों के लिए स्टोरेज अकाउंट लिया है। अब वो सारा एक ही जगह नजर आ रहा है, तो लिखा आएगा स्टोरेज अकाउंट 1 2 3 4। मेरे लिए आइंदा आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी कि ये कौन से वेंडर को मैंने दिया था, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? रिसोर्स ग्रुप। जैसे हम भी ग्रुप की बात कर रहे हैं, अभी आप जो इस ग्रुप में है 7:30 तक आपका कौन सा ग्रुप है? एज्योर का। और 7:30 से ऑनवर्ड आप किस में चले जाएंगे? सीसीएनए में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एक रिकॉग्नाइजेशन की गई है ग्रुप बेस्ड, जो कि अभी एक और फिर एक और होगी। और अगर हमने नहीं मल्टीपल वेंडर को सर्विस दी, खुद ही यूज कर रहे हैं, तो रिसोर्स ग्रुप का मैं यूटिलाइज कर सकता हूं इस पर्सपेक्टिव में कि एक मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया, एक मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है, एक मैंने जो है वो डेटाबेस बनाई है। तो इसका मतलब है 3 रिसोर्स ग्रुप में मुझे पता है कि ये डेटाबेस का है, ये स्टोरेज का है, ये नेटवर्क का है, ये हमारा डिफरेंट और टाइप्स का। तो सब चीजें फिर अलग अलग मैनेज हो गई। रिसोर्स ग्रुप के बाद जो हमें चीज और चाहिए, अगर हम बना रहे हैं एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट में जो जितने मैं ये नाम ले रहा हूं 250 में से कोई भी आपने बनाया, इसको करना है आपने एक्सेस। एक्सेस किससे होता है? आईपी एड्रेस से। यानी वो रिसोर्स जो बनाएंगे वो किससे एक्सेस होगा? आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस कहां से आएगा? डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा बैकएंड पे? इसके ऊपर वर्चुअल नेटवर्क ही बनेगा। किसका? वर्चुअल स्विच का। वर्चुअल स्विच के ऊपर रिसोर्स पूल बनेगा, वर्चुअल स्विच के ऊपर रिसोर्स आईपी एड्रेसेस बनेंगे, नेटवर्क पूरे का पूरा बनेगा, जिसका प्लान हम अगर खुद करना चाहते हैं तो नेटवर्क पहले बनाएंगे मैनुअल, जिसमें ऑप्शन हमारी अपनी होगी कितने आईपी लेने हैं। मैं अनलिमिटेड आईपी ले लूं, पे ज्यादा का करता रहूं, यूज ही ना करूं, कोई फायदा नहीं है। और अगर मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए जितनी सर्विसेज में उतने ही आईपी लूं, तो फिर मैं अपना सबनेट डिसाइड करके उसके मुताबिक सिर्फ पूल चूज करूंगा कि इतने आईपी का पूल मुझे मिल जाए, बस। एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट इफ आई वांट टू यूज मल्टीपल रिसोर्स, तो मुझे फिर तमाम के लिए अलग आईपी चाहिए होगा। और ये आईपी कौन सा होता है? पब्लिक, जिसका हमें पे करना पड़ता है। स्टैटिक, जिसकी के सर्विस चेंजेबल नहीं है, यानी हम जब भी जाएंगे वही आईपी हमें एलोकेट होगा, वही आईपी हमें मिलेगा। तो इट मींस कि ये पेड आईपी हैं, तो हमें सोच समझ के आईपी एड्रेसेस लेने हैं। ऐसे ही नहीं कि बस एक नेटवर्क चूज कर ले 1.0.0.0, बस जी ले लो आईपी, कितने जी? जितने मिल रहे हैं 65,535 आईपी ले लो। 65,535 आईपी पे भी तो करना है ना हमने, तो हमने जितने चाहिए सिर्फ उतने, उसके लिए क्या डिप्लॉय करेंगे? मैनुअल नेटवर्क। सपोज मैंने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी कहानी मैं नहीं जानता था, मुझे पता चला कि आपने इन तमाम लोगों का डेटा रखना है,
मैंने आपके साथ डेटा का एक लिंक शेयर किया था शेयर पॉइंट का, याद होगा, जिसपे मैंने सर्वर के आईएसओ वगैरह रखे हूँ। ऐसा ही अकाउंट में लेता हूँ, और उस अकाउंट को बनाने के लिए प्री रेक्विजिट, मुझे क्या पता आईपी चाहिए नहीं चाहिए, मैंने जाके स्टोरेज अकाउंट बनाया, उसने मुझे उसके एवज एक स्टैटिक आईपी दिया कि आइंदा आपका यूजर जब आके कनेक्ट होगा वो इस पब्लिक आईपी से कनेक्ट होगा। आप हर यूजर को थोड़ी यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हैं, आप उनको क्या दे रहे हैं, सिर्फ एक लिंक। वो लिंक किसके ऊपर आ रहा है, पब्लिक आईपी के ऊपर। अब वो अपनी तरफ से उसको एक आईपी साइन कर देगा। जब हम मैनुअल नहीं बनाएंगे तो वो खुद बना देगा। हाँ, जब वो खुद बनाता है तो वो हमें ये रिलैक्सेशन जरूर देता है कि वो स्टैटिक के बजाय उसमें कौन सी आईपी यूज कराता है, डायनामिक, जिनके ऊपर हमें चार्जेस ज्यादा नहीं पड़ते। लेकिन फिर एक और बात होती है, वो आईपी बार बार क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। फिर हो सकता है अगर डायरेक्टली जाए ही हम आईपी बेस्ड सर्विस पे, तो फिर हमें हर बार पहले जाके पोर्टल से आईपी लेना पड़ेगा नया, फिर उस पे जा सकेंगे। वरना क्या है, मैंने आपको लिंक शेयर किया है, पोर्टल क्या करता है, उस पोर्टल के ऊपर एक सर्विस चलाता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। वो डीएनएस का नाम क्या है, उसका काम ये है कि वो हर आने वाले किसी एक स्पेसिफिक नाम को जो उस वक्त मौजूद आईपी है उसमें कन्वर्ट करता है। तो वो सर्विस एक्टिव होती है, वो हमारे आने वाले यूआरएल की ट्रैफिक को किसमें कन्वर्ट करता रहता है, उस वक्त मौजूद आईपी में। तो वो कोई भी होगा उसके ऊपर हम चले जाएंगे। ठीक होगी बात। कुछ बातें आज से बाद मुश्किल आनी शुरू हो जाएंगी। ये मैं उनकी आसानी के लिए कुछ पहले ही प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ कि ये चीजें आगे हमें बोलने में आसानी रहेगी, कि मैंने बोला था कि ये चीज होगी, ये होगी, ये होगी, इसका ये फायदा, इसका ये फायदा, इसका ये फायदा। और अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने बनानी ही वर्चुअल मशीन है, लट से मुझे कहता है ये एक ऐसा सेटअप जिसके ऊपर मुझे सर्वर इंस्टॉल करना, तो फिर मुझे ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसाइड करना कौन सा चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्लाइंट है तो भी, और अगर सर्वर है तो भी, मुझे उसकी लाइसेंसेस की भी मैनेजमेंट चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मैंने लाइसेंस ले लिया इटसेल्फ, खुद बाय कर लिया, उसकी कॉस्ट मुझे और पड़ेगी। और अगर मैं कहता हूं मैंने ऑलरेडी बाय नहीं किया बल्कि एज्योर मुझे दे, लाइसेंस भी दे, तो उसकी कॉस्ट मुझे और तरह के हिसाब से पड़ेगी। क्योंकि जो मैंने बाय करके लेना वो मुझे मिलेगा 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए। जो मैंने एज्योर के थ्रू लिया वो जब तक मेरी सब्सक्रिप्शन है तब तक होगा, जैसे सब्सक्रिप्शन खत्म वो भी खत्म, फिर मुझे उसका पे नहीं करना पड़ता। तो नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूँ कौन सा लाइसेंस यूज करें, एज्योर वाला। डेफिनेटली कॉस्ट तो कम पड़ रही है, जितनी देर के लिए उतनी देर के लिए। लेकिन ऑल्टरनेट भी है। ऑल्टरनेट ये है कि आपने वो जो लाइसेंस लिया है, इन केस आपने एज्योर के ऊपर 2 महीने काम किया, वो लाइसेंस आपका फ्री हुआ, अब वापस अपनी किसी और विंडो पे चला सकते हैं। हाँ, ये एज है। ये अब ये गेमें फिर जब इस फील्ड में आते हैं ना तब समझ आनी शुरू हो जाती है कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है, कैसे कैसे सर्विसेज को चलाना है। ये फिर हम तब उसके ऊपर बात करते हैं। और वीएम का ओएस के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि ओएस होगा तो कॉस्ट कितनी आएगी। अगर मैं क्लाइंट ओएस यूज करूं, किसी भी विंडोज क्लाइंट की इंस्टॉलेशन की बात करूं, उसमें इंटरनेट की बैंडविड्थ भी लिमिटेड है, उसमें वीएम की कॉस्ट भी मैनेजेबल है, बस सिर्फ लिमिटेड ही है। क्लाइंट ओएस पे ज्यादा से ज्यादा यूजर ने क्या चलाना होता है, 16 GB रैम, इससे ज्यादा पे क्लाइंट को क्या जरूरत होगी। तो हमारा रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्स देने देगा हमारा पोर्टल। और अगर मैं करता हूं सर्वर, तो सर्वर के ऊपर मुझे जो मैक्सिमम रैम अवेलेबल होगी, मुझे जो मैक्सिमम कॉस्ट आएगी, मैंने अभी आपको $80 की वीएम की एक रफ एग्जांपल दी थी, जो कि आप कम से कम वीएम लें तो उसकी कॉस्ट है 7 पॉइंट समथिंग डॉलर। आप टोटल कर लें $8 समझे से, कम से कम वीएम। और ज्यादा से ज्यादा वाली कितने की है, $7,800, $7,800, 4 टेराबाइट रैम। यस, यू कैन कॉल दिस योर ओन डाटा सेंटर, कि मे बी आपके अपने डाटा सेंटर की इक्विवेलेंट आपको सर्विसेज मिल गई हैं, बट दीज आर स्पेशल सर्विसेज। फॉर दीज यू हैव टू रिक्वेस्ट बिफोर यू वांट टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट। आपकी पहले रिक्वेस्ट जाएगी, आपका सेल्स
माइक्रोसॉफ्ट का सेल्स डिपार्टमेंट उसे वेरीफाई करेगा, मैनेज करेगा, देन आप पे करेंगे, देन वो आपके लिए एलोकेशन होगी कि आप पर मंथ देंगे सही $7800, करेंगे क्या इस पे? पता लगे लोगों का तेल निकालना शुरू कर दिया। तो इसलिए आपकी पहले ये वेरिफिकेशंस लाजमी होंगी किस पर्पस के लिए यूज करना। हमने जो बैंडविड्थ हमारे इंटरनेट में यूज होगी, आप जाके सर्विस यूज कर दी है, तो मुझे उसका कांसेप्ट समझ गया कि वीएम का क्लाउड को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप तो रैम की या किसकी क्या यूज होता है? देखिए मैंने इसी आज जहां से शुरू किया, ऊपर एक लफ्ज लिखा होता है एक्सचेंज सर्वर। माइनर सी बात पे आता हूँ, ऑफिस 365 ने मैं ईमेल सर्विसेज दी, अगर मैंने नहीं ली ऑफिस से अपना मेल सर्वर लगाना है तो मुझे कम से कम 16 GB रैम चाहिए उसकी। अगर मैंने ऑन प्रेमिसेस नहीं इंस्टॉल करना, मैं कहता हूं कि मेरी वीएम यहाँ मेरा फिजिकल सेटअप लगेगा, फिजिकल सेटअप के लिए अच्छा एसी लगाना पड़ेगा, बिजली का जनरेटर लगाना पड़ेगा, यूपीएस लगाना पड़ेगा, 2 इंटरनेट लगाने पड़ेंगे, 2 पब्लिक आईपी लेने पड़ेंगे, बंदा मौजूद रखना पड़ेगा। तो कहता हूँ किससे मैं वीएम ले लेता हूँ मैं अज़ूर से और उसके ऊपर इंस्टॉल कर देता हूँ, मेरा काम सारा वहां पे हो जाएगा, ये सारे खर्चे बच गए मेरे। मैंने वहां पे से अच्छी मशीन हायर की और उस पर चला दिया, फदिस हम वहां पे चला लेते हैं। और बहुत सारी सर्वर के ऊपर तो बेतहाशा सर्विसेज हैं। मैंने आप सबकी अटेंडेंस लगाने के लिए ये दरवाजे के बाहर एक थंब मशीन लगाई है, उस थंब मशीन की डेटाबेस बन रही है। कहां बना रहा हूं मैं? मेरे पास यहाँ लोकल सर्वर डिप्लॉयड है, अगर यहाँ लाइट चलेगी 2 घंटे से ज्यादा सर्वर बंद, आपकी ऑथेंटिकेशन बंद, मैं कहता हूँ आप अंगूठा लगाएं, वेरीफाई कहां से होगा? क्लाउड से। तो मैंने क्लाउड पे डेटाबेस रख दी, तो क्लाउड पे उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग मुझे जो रिसोर्स चाहिए मैंने वहां से ले लिया। क्लियर हुआ कुछ? एंड समहाउ ऐसी और सर्विसेज, एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में माइनर कांसेप्ट है आपका? अगर है तो मैं इतना बता देता हूं कि एक सॉफ्टवेयर हाउस में बंदे काम कर रहे हैं बैठ के, वो अपनी एक एप्लीकेशन पे काम करके जब सेव करते हैं तो वो उनके पीसी पे नहीं हो रही, वो कहां जाके हो रही है? किसी डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस कहां पे है? अपने पास तो अपना सर्वर हर वक्त है, रिस्क पे है, तो हमने कहां कॉन्फ़िगर करा दिया? क्लाउड पे। एंड सो मेनी एग्जांपल्स। सर्वर कॉन्फ़िगर करना समझ आ गया, मतलब रैम एलोकेशन में बात कर रहे हैं कि वो 4 टेराबाइट रखनी है कि 16 रखनी है, उससे क्लाउड पर फर्क पड़ता है? मशीन तो ऑलरेडी क्लाउड पर है ना, आप उस पर रिसोर्स नहीं फर्क पड़ता है। मैं अभी आपको जो पहली टेम्पलेट बना के दिखाऊंगा वो 1 GB की बना के दिखाऊंगा, तो उसमें तकरीबन ऐसा ही होगा कि हर एक क्लिक 2-4 सेकंड के बाद होगी, और जब मैं 16 GB की बना के क्लिक करूंगा तो आप कहेंगे ये थोड़ा मजा आ रहा है इसके ऊपर। सर वहां पे भी रिसोर्स ऐसा ही है जैसा हमारे पास है, और उनके पास भी ये सर्विस ऐसी है कि हम अगर स्लो रखेंगे, कम रखेंगे तो स्लो ही चलेगी, एफिशिएंट नहीं चलेगी, लेकिन रिसोर्स अच्छा होगा थोड़ा तो डेफिनेटली अच्छी चलेगी। और मैंने अगर एक वीएम बनाई है ना, तो आपने वो वीएम बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी, आप उसी तरह क्लिक 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 नेक्स्ट करें, आखिरी क्रिएट का बटन मत दबाएं, क्योंकि क्रिएट का तरीका तो आपने देख लिया, तो जो मैंने बनाई है अगला काम उस पर कर ले जाके, इंस्टेड ऑफ के 10 लोग बना रहे हैं और सारे कहें हम भी बना के देखें, सर ने क्रिएट की थी हम भी करें। आप सब क्रिएट करें, आज एक लेक्चर, कल छुट्टी, परसों फिर लेक्चर, वापस आए, सारी वीएम में पैसे सारे एंड कर दी। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी मैं बताता चला करूंगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, आप उसकी सेटिंग को मॉडिफाई करें, एडिट करें, मैंने जो बनाई है उसको यूज करें, नया बनाने की बजाय इसके ऊपर ऐसा काम कर ले, वो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ कि हर पर्सन अपने नाम की एक वीएम बनाए और फिर उस पर काम करेगा, तो डेफिनेटली आपकी उसमें अच्छी खासी फिर कॉस्ट आएगी। तो ये वाउचर मैंने एक ही यूज करना है पूरी क्लास के लिए, रोज नया वाउचर $100 नहीं लगाऊंगा, मुझे भी लिमिटेड मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट कंफर्म करता है व्हाई यू यूज दिस, और वो जिस ईमेल पे मैं लगाता हूँ उसकी फिर वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग करता रहता है कि इसकी एक्टिविटीज क्या हुई थी। पहले कुछ अर्सा पहले माइक्रोसॉफ्ट हमें डेली एक वाउचर देता था, 30 डेज में कितने वाउचर दिए? 30। एक साल में वो हमें 360 वाउचर देते थे, फिर उन्होंने ये वाउचर कर दिया 4 डेज में वन, कि 4 दिन बाद एक मिलता था, अब आके 7 डेज बाद मिलता है, और 7 डेज के बाद भी एक पर्टिकुलर कोर्स सिलेक्ट करना पड़ता है कि इस कोर्स के लिए,
और वो कोर्स 2 महीने के बाद रिपीट होता है कि 2 महीने का कोर्स खत्म होगा तो दोबारा। यानी उन्होंने इतना हमें लिमिटाइज कर दिया है कि आप बिल्कुल एक्चुअल यूजर रुके, बाकी सब भागे भागे ना, बाकी सब अपने अपने तरीके से कार्ड अटैच करके आए, अपने अपने तरीके से स्टूडेंट अकाउंट पे आए, और अपने अपने तरीके से जो यही ट्रायल है इसको भी लिमिटेड रह के यूज करें। तो मैं आपको दोनों तीनों अकाउंट दिखाया करूंगा। जो मेरा अपना ऑफिशियल एमसीटी के साथ कनेक्टेड है वो भी मैं दिखाऊंगा, उस पर भी हम लैब करेंगे, उसमें भी काम करेंगे। बट कोशिश पहले यही रहेगी कि जो मैं यूज करूं वो सबके साथ शेयर रखूं और उसी पे ही काम करें, ताकि सब एक पोर्टल पे, एक प्लेटफॉर्म पे रहें। एक टाइम में कितने बंदे? अनलिमिटेड, जितने मर्जी करें। तो वो वर्क करेगा एक ही भी रैम है तो वो सब की स्पीड एक कैसे होगी? जितने मर्जी बंदे कनेक्ट हो वीएम के साथ एक वीएम बनाते हैं हम, क्या करेंगे सारे कनेक्ट होंगे? ऑलमोस्ट कोई 10 बच्चे तो कनेक्ट होंगे ना। क्या करेंगे कनेक्ट? वैसे प्रैक्टिस तौर पे अगर कनेक्ट हो जाते हैं 10 बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या? अच्छा, एक बात तो आप पहले ये देख लें कि आपने कनेक्ट होके जो काम करना है वो है कैसा। वो है सर वी आर नॉट गेटिंग रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग आपको देने का वादा तो किया ही नहीं किसी ने भी। किसने किया था? तो आप आते ही उनसे पूछिएगा सर लेक्चर क्यों नहीं दे रहे हैं? हफ्ते बाद अपलोड होती है। तो भाई ये भाई बता तो रहा है हफ्ते बाद अपलोड होती है ना, किया करे यार, सबको मिल रही है वीडियो, सबको मिल रही है साथ साथ। तो उसी फोल्डर के लिंक में नई वीडियो आती है, आप उसी फोल्डर को खोले, उसमें नई वीडियो आ रही होगी। सर अब देखिए रोज कैसे अपलोड करे बंदा, इससे बाद अगली क्लास, लैपटॉप दोबारा बिजी है, क्लासेस खत्म, बैक टू बैक लोड है, तो सर एक आध दिन तो मिलेगा। ईमानदारी से बताएं, लैब करते भी है या रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में, इकट्ठी करने के चक्कर में ही है बस? तो खाली रिकॉर्डिंग से, और मुझे पता है ये फैक्ट है, हम भी ऐसे ही करते थे, अभी भी करते हैं। कोई नया डेटा देखा, ले लो, उस स्पेस खत्म है, पिछला ये वाला तो आज तक खोला ही नहीं है, आगे भी नहीं खोलना, डिलीट कर दो, अगला लाओ। और 4 एक दिन बाद फिर कोई नई चीज आई है, अच्छा इन्हों भी डिलीट कर दो अगली डे। तो मुझे इसलिए कोई इतराज नहीं वीडियो देने, मुझे पता है नहीं सुनते। जिन्होंने क्लास में नहीं बैठ के पढ़ा सुना किया वो भाई आगे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं आगे कुछ भी कर, रखते जाए अपने पास से। और मैंने कहा हुआ है कि मेरी सारी रिकॉर्डिंग की ऑडियो म्यूटेड रखो, किसी ने आज तक कंप्लेंट नहीं किया, किसी ने खोली हो तो कंप्लेंट करे कि सर उसमें ऑडियो नहीं। सर हम भी बाल सफेद धूप में नहीं करके आए हुए, पता है हमें क्या क्या करते हैं। सुनिए किसी ने रिकॉर्डिंग आप सब में से? बस एक आवाज, बाकी सारों की म्यूट रखी हुई है। चले अच्छा है जी, सबके लिए यूज करेंगे तो फायदा है, अदरवाइज तो जारी बात है जी, लोड ही है सिस्टम का, बाकी हो कुछ नहीं रहा तो फायदा कोई नहीं। बाकी नहीं जी, भाई ने बताया, मैं एक रिक्वेस्ट दोबारा कर देता हूँ इन्हीं से ही, कि ग्रुप में वो फोल्डर यानी लिंक दोबारा रिवाइज कर दें, क्योंकि हो सकता है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो यही है कि वो एक बार शेयर कर दिया, अब उसी के अंदर वीडियो अपलोड हो रही है, तो वो ग्रुप का लिंक दोबारा, मैं कहता हूं कि दोबारा फोल्डर का लिंक एक दफा कर दें रिवाइज, ताकि सबको दोबारा फिर मिल जाए। तो वैसे भी हम नॉर्मली 2-3 दिन के बाद वो चैट्स इतनी हो रही होती हैं तो पता नहीं चलता, नीचे चले जाते हैं मैसेजेस, तो आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगा। नाउ व्हाट टू डू? सब्सक्रिप्शन हमने लेनी है। सब्सक्रिप्शन लेने का तरीकाकार, सबसे पहले जब आप पोर्टल के ऊपर आए हैं तो पोर्टल में देखते हैं हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन है पहले, तो हम मेजर टास्क्स के अंदर जाके देखते हैं जो कॉमन सर्विसेज हैं उसमें हमारी सब्सक्रिप्शन का टैब ये आ गया। मैं इस जनरल यानी कॉमन के सर्विसेज के अंदर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करता हूं, कहता है इस वक्त आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो यहां से ऐड करेंगे। और हम अब जो बातें की है, रिसोर्स ग्रुप, रीजन, वीएम का लाइसेंस, रिसोर्स, उसकी सर्विसेज, ये सब हम देख चुके हैं। अब हमने बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप के अंदर सब्सक्रिप्शन लेनी है और उसके अंदर अपना रिक्वायर्ड कंपोनेंट उसको बनाना शुरू करना है।
तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पहली सब्सक्रिप्शन भी ऐड करेंगे जो कि मैं करूंगा वाउचर के साथ। बाकी के 2 सिर्फ नेक्स्ट दिखा दूंगा कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो कैसे वेरीफाई करना है, और अगर कार्ड होल्डर है कोई अच्छा बैंक का तो कैसे उसके अंदर ऐड करना है। तो आप भी अगर अपनी अपनी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपके काम आएंगी। मैं जो लूंगा उसका ईमेल पासवर्ड आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको भी अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहें तो साथ साथ इंशाल्लाह जी मुलाकात होती है। एज्योर का एग्जाम जिनका शेड्यूल अभी भी नहीं हुआ उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूं कि मैं अभी क्लास के बाद मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर ग्रुप में नाम शेयर करने हैं जिनके मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, पासवर्ड ठीक नहीं है, ऑथेंटिकेशन लगी हुई है, वो खुद ही फिर मुझे मेरे नंबर